के न्यूज इंडिया। मैं कुलभूषण राजदेव आप सभी दर्शकों का वकील आपका शो में स्वागत करता हूं। इस शो में हम बात करते हैं तमाम घटनाएं और अपराध की जो कहीं भी किसी भी और कभी भी किसी के साथ हो सकती है, जिसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में करना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में अगर आप पुलिस स्टेशन तक जाने में सक्षम नहीं है तो अब घबराने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आधुनिक भारत में अब आप आसानी से अपने घर में बैठ के ही ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। आपको बता दें कि ऑनलाइन एफआईआर में दर्ज की गई शिकायत पर आप अपनी नजर भी रख सकते हैं। तो आज हम आपको ऑनलाइन एफआईआर से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है और आपका हक भी है। वहीं इस चर्चा में जुड़ने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। आप सभी से मैं उनका रुख करवा देता हूं। हमारे साथ हैं पूर्व डीजीसी एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह जी। नमस्कार जी। और वही उनके साथ एडवोकेट वरुण गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं, जो आप सभी दर्शकों के कानूनी समस्याओं का समाधान बताएंगे। तो आप अपने टीवी स्क्रीन पर लिखे नंबर पर हमें कॉल करके अपने कानूनी समस्याओं से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं और हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से अब बताते हैं ऑनलाइन एफआईआर से जुड़ी कुछ खास बातें। क्या आपको मालूम है कि ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने के लिए आपको किसी भी पुलिस स्टेशन यानी कि पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं होती। ऑनलाइन एफआईआर आप कहीं से और कभी भी आसानी से दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको संबंधित वेबसाइट में जाना होगा। बता दें कि ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए आप अपने स्मार्टफोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने के लिए 24 घंटे के अंदर क्षेत्र संबंधित थाना प्रभारी आपको फोन करेगा। ऑनलाइन एफआईआर में दर्ज हुई शिकायत की स्थिति को आप आसानी से ट्रैक कर पाएंगे, जिसके बाद आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब भी आप कोई ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करते हैं तो आपको अपना ईमेल और टेलीफोन नंबर भी दर्ज करना होगा, जिसके जरिए पुलिस आसानी से आपसे संपर्क कर पाएगी। तो भैया आपने ग्राफिक्स के माध्यम से ऑनलाइन एफआईआर से जुड़ी बेहद अहम जानकारी देखी। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। धर्मेंद्र जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, ऑनलाइन से संबंधित जो एफआईआर है उसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? कुलभूषण जी, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के तरीके हैं उनमें से एक तरीका ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने का भी है। जो भी न्यू यूजर होंगे, जो नए यूजर होंगे, उनको ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने के लिए जो सरल तरीका है उसमें कार्रवाई करने से पूर्व उन्हें अपना पासवर्ड और यूजर आईडी ये जनरेट करना पड़ता है। उनको उत्तर प्रदेश की वेबसाइट है uppolice.gov.in, उस वेबसाइट को ओपन करना होता है। उस वेबसाइट को जैसे ही ओपन करेंगे, ओपन करने के साथ में उसमें एक पेज ओपन होता है। उस पेज में एक फॉर्मेट होता है एफआईआर का। उस एफआईआर के फॉर्मेट में उन्हें अपने सारे कंटेंट्स को जो घटनाक्रम से संबंधित हों उनको वर्णित करना होता है। सारे कंटेंट्स को जब वो वर्णित कर देते हैं तो उनको एक पासवर्ड मिल जाता है और उस पासवर्ड के साथ फिर जब वो नेक्स्ट पेज में जाते हैं प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो एक डिटेल फिल करने के लिए एक कॉलम आता है जिसमें उन्हें घटनाक्रम को वर्णित करना होता है। कंटेंट्स ऑफ द केस जब आप पूरी तरीके से लिख लेते हैं तो उसके बाद आपका वो पेज रजिस्टर्ड हो जाता है और आपका जो पेज रजिस्टर्ड होता है वो एफआईआर के रूप में दर्ज होने के बाद संबंधित
थाने की पुलिस आपको 24 घंटे के अंदर इंक्वायरी करते हुए आपसे जो भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगी। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के साथ साथ हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो आप फॉर्मेट पूरी तरह से भरेंगे उसमें अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी जरूर वर्णित करेंगे, क्योंकि पुलिस का अधिकारी आपसे जब भी संपर्क करेगा तो वो आपके फोन नंबर पर वो मैसेज करेगा, आपके फोन नंबर पर वो कॉल करेगा और आपके ईमेल आईडी पे वो जो एफआईआर दर्ज होगी उसकी कॉपी को सेंड करेगा, यानी भेजेगा। तो आपने जैसे सुना कि एडवोकेट धर्मेंद्र जी ने बताया कि आपको अपना ईमेल और फोन नंबर देना बेहद आवश्यक है। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं कानपुर से, प्रकाश जी। प्रकाश, स्वागत है आपका वकील आपका में। आप बताइए क्या सवाल है आपका? लगता है प्रकाश जी से संपर्क टूट गया है, तो हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अभी आपको धर्मेंद्र जी ने समझाया ऑनलाइन एफआईआर से बेहद जुड़ी हुई खास बात है, जिसमें आपको ऑनलाइन एफआईआर संबंधित किसी भी राज्य के, अगर उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो उसकी वेबसाइट में जाके आपको अपने ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करानी होगी। इसके लिए आपको अपना नाम, टेलीफोन नंबर और ईमेल देना बेहद आवश्यक है। धर्मेंद्र जी, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आखिरकार ऑनलाइन जो एफआईआर है उसको फाइल करने में कंटेंट क्या जो होता है उसका क्या तरीका होता है, कितना सरल तरीके से हम कंटेंट को लिख सके ताकि जो शिकायत करता है उसको लाभ मिल सके? कुलभूषण जी, किसी भी प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज कराने के लिए जो तथ्य हैं, यानी जो तहरीर में लिखे जाने वाले तथ्य हैं घटनाक्रम से संबंधित, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हीं तथ्यों को इंग्लिश में हम कंटेंट भी कहते हैं। इसके लिए एक बहुत ही साधारण फार्मूला है, उस फार्मूले को मुझे लगता है हर सामान्य नागरिक को जानना आवश्यक है, क्योंकि सामान्य तौर पर आप और हम देखते हैं कि आज के समय में घटनाक्रम तो किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक सेट फार्मूला है, 9K वर्ड है जी। उसके अनुसार जी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वीर जी जुड़ चुके हैं। जी वीर जी, स्वागत है आपका के न्यूज में। क्या है आपका सवाल? सर जी, मैं मथुरा से हूँ साहब जी। वैसे फरियाद में काम करता हूँ साहब जी जी। ये जमीन हमारी हड़प लेती साहब ऐसे 420 से, और वो टैम हो गया, उसमें करीब 30-35 साल हो गए साहब जी। तो उसमें मतलब केस डल जाएगा एकदम। वीर जी, आपकी भूमि है, उसके संबंध में फिर से अपनी बात कहें प्लीज। एक बार अपनी जो आपकी बात है उसको एक बार और दोहरा दीजिए वीर जी। अच्छा, तो ये क्या करना चाहिए साहब? आपका सवाल क्या, एक बार अपना सवाल दोहरा दीजिए। सवाल, खेत है जी हमारा गांव में जी, खेत है गांव में, वो 420 से हड़प के उसको फिर दिया हो, और 30-35 साल हो गए, तो उसमें कुछ काम हो जाएगा वो? देखिए, आपके खेत को अगर किसी ने कोई धोखाधड़ी करते हुए अपने नाम से तहसील के रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है, तो उस आदेश को आप रिकॉल करने की एप्लीकेशन उसी प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी यानी उसी अधिकारी के समक्ष दे सकते हैं। आपके अगर तथ्य सही हैं, आपका अगर टाइटल सही है, तो निश्चित रूप से आपका नाम पुनः राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाएगा। एक और हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं कानपुर से, सीपी मिश्रा जी। जी, स्वागत है आपका के न्यूज में, अपनी बात रखिए। हेलो जी। मैं ये जानना चाहता हूँ वकील साहब से जी कि एक हमारे बाबा जी का प्लाट था जिसमें फर्जी ढंग से उन्होंने अपने नाम से करा लिया था। उसका मुकदमा चल रहा है 25 सालों से। उसका बाबा जी भी नहीं है, उसका निराकरण कैसे होगा? वो हमारी प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी? देखिए, आपके बाबा जी की, मिश्रा जी आप मेरी बात सुन रहे हैं, आपके बाबा जी की जो भी संपत्ति है उस संपत्ति पर आपका वैधानिक अधिकार है, और वो मुकदमा अगर सिविल कोर्ट में चल रहा है तो आपको मुकदमे के ड्यूरेशन को फिक्स कराने का राइट है, जिसके लिए आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करनी चाहिए और मियाद निश्चित करा लीजिए अपने मुकदमे की, तो आपका मुकदमा सिविल कोर्ट में जल्दी से जल्दी निस्तारित हो जाएगा। इसके साथ में अगर वो मामला आपका राजस्व मामले की तरह से तहसील या कमिश्नर के यहाँ लंबित है, तो वहां भी ड्यूरेशन फिक्सेशन के ऑर्डर्स हो जाते हैं, और अपने अधिवक्ता महोदय से कहिए कि वो समय निश्चित कराने की एक पिटीशन फाइल करके उसमें ऑर्डर करा लें। आपका मुकदमा जल्दी से जल्दी निस्तारित हो जाएगा, और जो मुकदमे के कंटेंट्स हैं
उनसे संबंधित जो भी एविडेंसेस हैं वो आप शीघ्र अगर कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे तो कोर्ट आपको निश्चित रूप से रिलीफ दे देगा। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, औरैया से हैं अनिल जी। जी अनिल जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी अनिल जी, बात रखिए अपनी। अच्छा सर, बात ये है सर कि क्या नाम हमने खेती का बैनामा कराया था एक। जी हेलो जी हाँ बोलिए, बात रखिए, सवाल क्या है आपका? ये है कि हमने एक बैनामा कराया था सर, उसमें सर बैनामा में दाखिल खारिज ना होकर के विरासत चढ़ा दी गई सर। उसमें फिर मैं सर कानपुर कमिश्नरी चला गया, वहाँ से दाखिल वो विरासत निरस्त होकर के। जी आवाज आ रही है? जी बताइए, पूरी बात बताइए। तो उसमें विरासत की जगह फिर दाखिल खारिज हो गया, वो जी दाखिल खारिज हो गया। उसके बाद में सर वो पार्टी चली गई लखनऊ से सर एक यथास्थिति की कमेंट आई और उसमें लिख दिया गया कि सर स्टेटस को सेल न करें। उसके बाद सर हम अपने कब्जे में थे, कब्जा हमारा था। उसके बाद सर अनिल जी अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी सर। उसके बाद में सर इसके बाद में सर यहाँ एसडीएम साहब ने उसको कुर्क कर दिया। कुर्क करने के बाद में सर उसमें वो 2 साल पड़ी रही। फिर मैं डीजीएम चला गया, डीजे से मेरा फिर फाइनल हो गया कि एसडीएम साहब उसको पुनः सुने और आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। आपने जो प्रश्न किया है उसके अनुसार जिला जज महोदय ने आपके केस में आदेश किया रिमांड का। उस रिमांड के आदेश में एसडीएम साहब को पुनः सुनने के निर्देश दिए गए। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर वकील आपका में। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वकील साहब, आप बात कर रहे थे ऑनलाइन एफआईआर की कंटेंट से जुड़ी हुई बात की, तो कौन सी ऐसी बेहद जरूरी बातें हैं ऑनलाइन एफआईआर की कंटेंट को लेकर? देखिए, जिस समय हम ऑनलाइन एफआईआर कराते हैं उस समय फॉर्मेट को फिल करना यानी भरने के साथ साथ एक कॉलम में हमें घटनाक्रम का सारा कंटेंट्स वर्णित करना होता है और उसमें कुछ चीज़ों को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना होता है और ध्यान रखते हुए उसको बिंदुवार लिखना होता है। जैसे एक 9K का फार्मूला है सरल भाषा में आम लोगों को समझने के लिए, उसमें कब, कैसे, कहाँ, किसने, किसको, किस तरह से क्या किया, इस फॉर्मूले से मैंने आपको शॉर्ट बताया, इसको एग्जाम्पल के साथ आपको बताते हैं। कब का मतलब किस दिन और किस समय घटनाक्रम हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ, किसने घटनाक्रम किया और किसके साथ घटनाक्रम किया, किसके द्वारा किया यानी किस हथियार के द्वारा, किस पेपर के द्वारा, किस तरीके से हथियार किसके द्वारा उसने घटनाक्रम किया, और उसके बाद उस घटनाक्रम का जो लास्ट है कि क्या घटनाक्रम हुआ। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि किसके समक्ष हुआ, यानी गवाहों के नाम भी अगर मौके पर जो घटनाक्रम में थे उनका लिखा जाए तो जो कंटेंट हैं वो और स्ट्रांग हो जाते हैं। और ये सारा लिखने के बाद जब आगे ट्रायल चलता है कोर्ट में तो यही सारे कंटेंट आपको कोर्ट में सपोर्ट करते हैं, आपके एविडेंस को सपोर्ट करते हैं और उस समय जो आपने एविडेंसेस वगैरह प्रेजेंट किए हैं उनमें इन कंटेंट्स का सपोर्ट मिलने के साथ कोर्ट आपके फेवर में यानी कंप्लेनेंट के फेवर में आपको रोकना चाहूंगा। एक दर्शक जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हनुमान जी। जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर जी अपनी बात रखिए। सर मेरे क्या है, ये जमीन है, कोई मसला चल रहा है उस पे, तो उस पे क्या चल रहा है सर, 1/3 में जमीन है। जी पूरी बात रखिए अपनी। हमारी जमीन है रोड के ऊपर, 1/3 में चल रही है। और दूसरी बात ये है कि उसमें गैर मुखी नाडी रास्ता ये बता रहे कार हमारी खुद की जमीन आवा है वो, तो उसमें क्या कर रहे हैं लोग कि जमीन को उठा रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं कि ये तो गैर मुखी है रास्ता, पर हमारी जो पर्चिया की जमीन है, हमारी खातिरदारी भूमि है, उसको चेंज कराने की कोशिश कर रहे हैं। और बैंक से पहले उसने लोन भी दिया था, उसके बावजूद बैंक के अंदर जो वो गैरमुखी रास्ता और गैरमुखी नाडी है ना, उसके नाम से जुड़ी हुई है। पहले क्या छोटी सी नाडी थी हमारी थी पर्सनल,
और उसमें के कानूनी कार्रवाई से नाली चढ़ा दी गई और उसमें गैर मुखी रास्ता ये हो गया, तो उसका कोई संशोधन है सर? कोई देखिए, राजस्व अभिलेखों में अगर आपकी भूमि से लगी हुई कोई सार्वजनिक नाली है तो उस नाली को यथावत ही रखा जाएगा। अगर आपसे भूमि से लगी हुई कोई रोड है या कोई चक्रोट है तो उसको यथावत रखा जाएगा। जो राजस्व मानचित्र है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में मैप है, उस मैप में जो स्थिति होगी वही रहेगी। आप इसके लिए संबंधित प्राधिकारी को, राजस्व अधिकारी जो हैं यानी तहसीलदार या एसडीएम जो भी हैं, उनके समक्ष एक प्रार्थना पत्र देके अपनी भूमि को स्पष्ट कराने का यानी मेजरमेंट कराने का एक प्रोसेस कर सकते हैं और उस नाली की शिफ्टिंग के लिए भी उन्हीं अधिकारी के समक्ष प्रार्थना कर सकते हैं। एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, जयपुर से अशोक जी है। जी अशोक जी, स्वागत है की न्यूज में, अपनी बात रखिए। सर, मेरा कहना है वकील आपका प्रोग्राम के अंदर वकील जी से, जी ये जितने भी अपराधी कर्मी हैं, कोई गुंडागर्दी करता है, कोई जो जमीन माफिया करता है, कोई जेब काटने का काम करता है, कोई चोरी का काम करता है, जी, तो इनकी बार बार में जमानत क्यों हो जाती है पकड़े जाने के बावजूद? देखिए, बाहर से जमानत, अगर गंभीर अपराध हैं, संज्ञेय अपराध हैं, तो बाहर से जमानत होने का कोई प्रोविजन नहीं है। उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने अगर कोई निर्देश ना दिया हो तो, अगर माननीय उच्च न्यायालय ने कोई भी 482 के अंतर्गत अगर कोई निर्देश दिया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, तो एंट्रीम बेल बाहर हो सकती है। और अगर संज्ञेय अपराध है तो उसमें एंट्रीम बेल भी नहीं होती है। इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत ही स्पष्ट विधि व्यवस्थाएं दी हैं, जिसके अनुसार अगर संज्ञेय और गंभीर अपराध हैं तो उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अंतरिम जमानत नहीं प्रदान करेगी। जी, आप सभी दर्शकों से दरख्वास्त करना चाहेंगे कि जब भी आप हमें फोन कीजिए तो आप अपने टीवी के पीछे, टीवी का जो वॉल्यूम है उसे बंद कर दीजिए। तो एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राहुल हैं गोंडा से। जी राहुल जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। आप सभी दर्शकों से बार बार अपील कर रहे हैं कि आप जब भी हमें कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम जो है उसे बंद कर दीजिए, ताकि आपके सवाल सुनने में हमें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आप 65 लाख का पेनल्टी भर दीजिए। जी राहुल जी, एक बार फिर अपना सवाल पूछिए। लगता है संपर्क टूट गया है राहुल जी से। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एडवोकेट वरुणी जी है। वरुणी जी, आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि टेलीफोन, लेटर, ईमेल, इन सब से भी आप क्या हम ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की जा सकती है? आपके पास आऊंगा वरुणी जी, उससे पहले हमारे से एक दर्शक जुड़ चुके हैं, अशोक कुमार गोंडा से। जी अशोक जी, क्या है आपका सवाल? हाँ जी, अशोक कुमार है, मैं फैजाबाद से बोल रहा हूँ। जी जी सर, बोलिए सवाल रखिए। हमारा था एक जमीन, हमारी जमीन है आबादी हमारी ना फैसला हो चुका था। मेरे घर के चारों तरफ जगह बची हुई थी, 2-2 लाख का जमीन। अब उसको हमें लेने के लिए हमारे को दोबारा मुकदमा करने की जरूरत है कि नहीं है? देखिए, आपका जो जगह है वो आबादी भूमि में है और आबादी भूमि का एक रिकॉर्ड होता है तहसील में। अगर आपका आबादी भूमि में है तो आप उसके एकल स्वामित्वधारी हैं और उसके आसपास की जो जगह है जिसको आप कह रहे हैं कि वो जगह हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो आपका जो आपकी भूमि है वो भूमि आपकी होगी। आसपास की अगर कोई जीएस लैंड है या कोई और भूमि है जिसको आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए प्रिस्क्राइब अथॉरिटी के समक्ष आपको प्रार्थना पत्र देना चाहिए। एक्सचेंज करा सकते हैं भूमि का, आप दूसरी भूमि से उस भूमि का एक्सचेंज करा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप अपनी भूमि के साथ जो आप खाली जगह लेना चाहते हो उसको सहन के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आप एक्सचेंज की कार्रवाई को भी कर सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं गोंडा से, DN लाल जी। जी अपनी बात रखिए। लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। वरुण जी, आपके पास आता हूं मैं, क्या ईमेल, टेलीफोन या लेटर के जरिए भी एफआईआर फाइल की जा सकती है? देखिए, कुलभूषण जी, ये जानना बहुत जरूरी है कि इंफॉर्मेशन कहीं से भी पहुंचाई जा सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है जो अपने टेलीफोन के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से या लेटर के माध्यम से कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को पहुंचाता है, तो उसमें भी अगर वो इन्फॉर्मेशन एक ऑफेंस से रिलेटेड है, कोई अपराध हुआ है उससे रिलेटेड है, तो सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस उस इन्फॉर्मेशन से कितनी निकल रही है उसके बेसिस में डिसाइड करा जाता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस में एफआईआर फाइल हो सकती है कि नहीं हो सकती है। जी। माध्यम कोई भी हो, इन्फॉर्मेशन
ही जो इन्फॉर्मेशन के बेसिस में ही डिसाइड करा जाता है कि वो एफआईआर है कि नहीं है। वरुण जी, इसी से एक और सवाल है मेरा आपसे, इसी से जुड़ा हुआ, क्या हर एफआईआर जो है, कि माफ कीजिएगा, क्या हर जो सूचना है उसको एफआईआर माना जाता है? नहीं, देखिए, हर जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग एफआईआर नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग हर इन्फॉर्मेशन को एफआईआर मानने लग जाए तो वो एक पुलिस ऑफिसर्स के लिए बहुत बर्डन हो जाएगा। क्योंकि इसके हमने जैसे लास्ट शो में बताया था कि ऑफेंसेस 2 कैटेगरी में होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, मतलब कि संज्ञेय अपराध और जो अपराध संज्ञेय नहीं है। जैसे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन है, अगर वो किसी संज्ञेय अपराध से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है तो ही हम लोग उसको एफआईआर में इंक्लूड करते हैं, नहीं तो ऐसे भी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो एक नॉन सीरियस ऑफेंस के लिए है, एक रेगुलर इन्फॉर्मेशन है, तो उसको हम लोग एफआईआर नहीं मानते हैं। तो इन्फॉर्मेशन का एक सीरियस ऑफेंस से रिलेशन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो इन्फॉर्मेशन एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होगी, उसको हम लोग एफआईआर में इंक्लूड नहीं करते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजय हैं मोहाली से। जी अजय जी, क्या है आपका सवाल? सवाल है कि जैसे मेरा एक कोर्ट केस चल रहा है जिसमें मेरा किराएदार ने मेरे मकान पे कब्जा किया हुआ है। जी। हेलो जी हाँ, आप अपनी बात रखिए। हाँ जी, तो वो मतलब हम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए थे पेमेंट के लिए उनको कि हमारा किराया दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने कोर्ट में आकर हमें कह गया कि मैं पैसे नहीं दूंगा, और फिर उसके बावजूद भी अभी जो है जज साहब ने हमें कह दिया कि अब वो एक्स पार्टी होगी। अब फिर एक्स पार्टी होना क्या जरूरी था? देखिए, जो कोर्ट के समक्ष कार्रवाई लंबित है, या वो कार्रवाई या तो एससीसी सूट के रूप में होगी या 21 आपने फाइल किया होगा, और उसमें कोर्ट ने अगर कोई आदेश कर दिया है उनको रेंट डिपॉजिट करने का या आपको प्रदान करने का, तो वो उनको देना पड़ेगा। वो अगर उस रकम को नहीं अदा करते हैं तो कोर्ट के समक्ष एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होने के बाद एग्जीक्यूशन की कार्रवाई होगी, और एग्जीक्यूशन की कार्रवाई में वो रकम उनकी दीगर चल संपत्ति से राजस्व वसूली की तरह वसूली जा सकती है। जी, आशा करता हूं आपको आपका समाधान मिल गया होगा। वरुण जी, आपके पास आता हूं, एफआईआर को फाइल करने के लिए इन्फॉर्मेंट और एक्यूज्ड के राइट क्या होते हैं? आपसे सवाल जानेंगे, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजय हैं लखनऊ से। जी संजय, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल है, हमारे खेत के ऊपर से 132 केवीए की जो है जबरदस्ती लाइन निकाली जा रही है जी, और हम मना कर रहे हैं, उसके बाद वो जो है लोग मान नहीं रहे बिजली विभाग वाले। देखिए, आपके खेत के ऊपर से जो बिजली के तार यानी बिजली की लाइन निकाली जा रही है, तो ये एक राष्ट्रहित का कार्य किया जा रहा है, और राष्ट्रहित के लिए जो भी कार्य हैं वो हो सकते हैं, चाहे आपकी भूमि में आपकी भूमि प्रभावित हो रही हो। अगर आपको लगता है कि उसके तार के निकलने से आपकी भूमि प्रभावित हो रही है, तो आप सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपने मुआवजे का क्लेम कर सकते हैं, और अगर आप प्रभावित हो रहे हैं तो उच्च अधिकारियों को सूचना भी दे सकते हैं। जी, आशा करता हूं आपको आपका समाधान जरूर मिल गया होगा। वरुण जी, आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सूरज जी हैं कानपुर से। जी सूरज जी, स्वागत है आपका, आप अपनी बात रखिए। सर, मुझे अपनी एक मैगजीन के लिए RNI नंबर लेना है, तो क्या आप कुछ बता सकते हैं किस टाइप से क्या क्या इसके लिए करना पड़ता है? देखिए, आपको अपनी मैगजीन जो रजिस्टर्ड करानी है, जिसके लिए आपको RNI नंबर लेना है, तो आपने उस मैगजीन का कोई नाम रखा होगा, उस मैगजीन को जो पब्लिश करने जा रहे हैं उनकी फर्म का कोई रजिस्ट्रेशन कराया होगा, तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रोसीडिंग करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और इस कार्रवाई के लिए आपको जो प्रेस्क्राइब्ड लोग हैं उनसे संपर्क करना चाहिए। जी, आशा करता हूं सूरज जी आपको आपका समाधान मिल गया होगा। वरुण जी, आपके पास आता हूं, एफआईआर फाइल करने के जो इन्फॉर्मेंट या एक्यूज्ड होते हैं, उसके एक्यूज के राइट क्या होते हैं? देखिए, एफआईआर जब भी फाइल करना जाती है तो इसमें 2 लोगों का रोल प्ले होता है, जैसे कि इन्फॉर्मेंट और पुलिस ऑफिसर। जैसे कि इन्फॉर्मेंट का एक राइट होता है कि वो एफआईआर फाइल करवा सकते हैं, वैसे ही जो पुलिस ऑफिसर होता है उनकी भी ये ड्यूटी होती है कि वो हर एफआईआर को दर्ज करे। एफआईआर दर्ज होने के बाद कुछ राइट्स होते हैं जो हर इन्फॉर्मेंट को जानना बहुत जरूरी है, जो बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं। जैसे कि जब एफआईआर लिखवाई जाती है तो जब इन्फॉर्मेंट कंटेंट्स लिखवाता है तो पुलिस ऑफिसर को वैसे ही रिटन फॉर्मेट में लिखना चाहिए,
जब रिटन फॉर्मेट में पूरी एफआईआर लिख दी जाएगी तो पुलिस ऑफिसर को वो पूरा कंटेंट बोल के सुनाना चाहिए इन्फॉर्मेंट को। जब एक बार इन्फॉर्मेंट सेटिस्फाई हो जाए कि जो उन्होंने बोला वैसा ही पुलिस ऑफिसर ने लिखा है, उसके बाद वो उसके सिग्नेचर्स लेता है। पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्मेंट के सिग्नेचर लेता है कि एक वेरिफिकेशन हो जाए कि जो उन्होंने बोला है दोनों की म्यूचुअल अग्रीमेंट से, सेटिस्फैक्शन से बात जो है वो लिखी हुई है ये। और उसके बाद जब सिग्नेचर हो जाते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी मिलती है एफआईआर की, जो पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्मेंट को देता है। जी वरुण जी, आपको रोकना चाहूंगा, एक दर्शक शाहजहांपुर से जुड़ चुके हैं, राजकिशोर जी। जी अपनी बात रखिए। जी मैं जानना चाहता हूं कि अगर किसी ने मुझसे पैसे उधार लिए हैं और अब वो देने से मना कर रहा है तो इसके लिए हम क्या कार्रवाई करें? देखिए, उसके खिलाफ आप प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। उसने आपसे पैसे लेने के बाद उन पैसों को हड़प कर लिया है तो वो एफआईआर धारा 406, 420 आईपीसी के अंतर्गत दर्ज होगी, जो संबंधित थाने में आप दर्ज करा सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ कानपुर से जुड़े हैं, राजू हैं जी, जुड़ चुके हैं हमारे साथ कानपुर से। जी अपनी बात रखिए। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एनसीआर और एफआईआर में क्या अंतर है? देखिए, जहां पर संज्ञेय अपराध होते हैं वहां पर, यानी गंभीर अपराध होते हैं, वहां पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना संबंधित पुलिस अधिकारी को आवश्यक होता है और उसमें त्वरित कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक होता है। और जहां पर असंज्ञेय अपराध होते हैं वहां घटना जो हुई है, घटना इतनी गंभीर नहीं है तो उसको एक जो कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं होती है। उस जो असंज्ञेय अपराध हैं उसमें एनसीआर दर्ज हो जाती है। एनसीआर दर्ज हो जाने के बाद अगर आपको लगता है कि इसमें ये एविडेंस है जिसके आधार पर इसमें कॉग्निजेंस लिया जा सकता है तो आप वो मेडिकल या और भी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर सकते हैं। या नहीं, पुलिस ऑफिसर आपसे कुछ कलेक्ट कर रहे हैं तो आप 155(2) सीआरपीसी के अंतर्गत कोर्ट के माध्यम से भी वो प्रोसीडिंग्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सेंड कर सकते हैं। तदुपरांत वो गंभीर अपराध उसमें दर्ज हो जाएगा और जब गंभीर सेक्शनों में वो एफआईआर दर्ज होगी तो नेक्स्ट प्रोसीडिंग जो इन्वेस्टिगेशन की आगे चार्जशीट लगाने की है वो क्रियान्वित होगी। यार राजू जी, आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। एक और दर्शक बांदा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अपनी बात रखिए। जी आपका क्या सवाल है? आपका अपना सवाल पूछिए। देखिए, मेरे मकान का हाईकोर्ट से स्टे है, उसके बावजूद उस स्टे वाले मकान में बगल वाले मकान मालिक ने हमारे यहाँ की नाली बंद कर दी है। तो नाली बंद कर देने की वजह से मकान से पानी नहीं जा रहा है और उसकी वजह से घर का नुकसान हो रहा है। तो इसके क्या मैं इसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट से क्या कंटेम्प्ट पिटीशन लगा सकता हूँ क्या? देखिए, ये सुखाधिकार अधिनियम का मामला है। आपके एसेंशियल एनिमिटीज आपको मिलने चाहिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर स्टे का किया है जिसके बावजूद अगर प्रतिवादीगण यानी विपक्षीगण उसमें इस तरह की अवैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं तो आप उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के लिए सक्षम न्यायालय यानी उसी न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। आशा करता हूं आपको आपका समाधान मिल गया होगा। वरुण जी, आपके पास आऊंगा, आपसे पूछूंगा, लेकिन आपसे एक सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एडवोकेट वरुण जी है। वरुण जी, आपसे एक सवाल ये है कि एफआईआर फाइल करने के बाद जो एक्यूज के राइट्स हैं वो क्या होते हैं? देखिए, एफआईआर जब फाइल होती है, मतलब कि किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर फाइल हुई है तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर के पास राइट होता है कि वो जो संदिग्ध पर्सन है, मतलब जो पर्सन जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, तो उसको बिना वारंट के वो गिरफ्तार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब उस इंसान को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है तो उसी से रिलेटेड उसके कुछ राइट्स होते हैं। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हमको पकड़ लिया गया था एक अपराध के लिए और हमको 2-3 दिन पुलिस ने जेल में रखा और छोड़ा भी नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। पहली चीज, जब भी किसी को पुलिस ऑफिसर एफआईआर या फिर किसी भी बेस में पकड़ती है तो उसको 24 आवर्स के अंडर मैजिस्ट्रेट के बाद प्रेजेंट करना होता है। ये पहला अधिकार होता है जो कोई भी अरेस्टेड पर्सन का एक राइट होता है। दूसरी चीज कि जैसे ही हम लोग पुलिस स्टेशन में पकड़े हुए इंसान जो अक्यूज पर्सन होता है उसको हम लोग स्टेशन में लाते हैं तो एक अरेस्ट मेमो बनाया जाता है जिसमें कि सारी डिटेल्स लिखी जाती हैं कि कौन कौन से सेक्शन उन पे लगे हैं, कौन से बेसिस में हम लोग उन्हें गिरफ्तार करके लाए हैं,
सब चीजें लिखी जाती है जो हम लोग जो अक्यूज होते हैं उसको पढ़ाते हैं। इसी से ही रिलेटेड दूसरा राइट ये होता है जी। आपको एक मिनट रुकना चाहूंगा, हमारे साथ एक दर्शक लखनऊ से जुड़ चुके हैं जी, अपनी बात रखिए। हाँ सर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि एक पक्ष द्वारा मेरे ऊपर 156(3) थाने में, मेरे नजदीकी थाने में भेजा गया, जहाँ पर पुलिस विवेचक ने मेरे को सही पाया और रिपोर्ट में जो भी उनकी लगती है उन्होंने मेरे खिलाफ सही रिपोर्ट लगा के भेज दी और केस वहाँ पे कैंसिल हो गया। तो क्या अब वो 156(3) वो है कोर्ट में पड़ी हुई है, क्या उसको पुश कराना पड़ेगा या पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है? देखिए, 156(3) सीआरपीसी की कार्रवाई न्यायालय के समक्ष की जाती है और न्यायालय को उसमें पुलिस को जांच करने के लिए आदेशित करने के अधिकार होते हैं। अगर पुलिस ने रिपोर्ट भेज दी है, पुलिस की रिपोर्ट एक फॉर्मल रिपोर्ट होती है, 156(3) आपकी न्यायालय में है, तो कोर्ट को ये राइट है कि 156(3) में आपके खिलाफ थाने को एफआईआर दर्ज कर जांच करने के निर्देश दे सकते हैं। आपको ये अधिकार अभी नहीं है कि आप 156(3) में कोर्ट में परस्यू कर सकें। कोर्ट में जो कंप्लेनेंट है, यानी जो शिकायत करता है, उसको ही अपने परस्यूएंस के वैधानिक अधिकार हैं। तो माननीय न्यायालय, अगर आपकी पुलिस की रिपोर्ट गई है और उस रिपोर्ट में तथ्य सही हैं, तो माननीय न्यायालय स्वतः उस 156(3) को निरस्त कर देगी। जी, आपको सवाल पूछने के लिए आपका शुक्रिया। वरुण जी, आपके पास आएंगे, एक्यूज राइट के विषय में आप कुछ बता रही हैं। जी, मैंने जैसे कि बताया कि जब एक अक्यूज को पुलिस स्टेशन में लाया जाता है तो उसका अरेस्ट मेमो बनता है। उसके बाद वो जो भी अरेस्टेड पर्सन होता है, उनके जो भी नॉमिनीज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली मेंबर्स, उनको इन्फॉर्मेशन थ्रू पुलिस स्टेशन जाती है कि आपके रिलेटिव, आपके फैमिली मेंबर अरेस्ट हो चुके हैं। इसके बाद अगर ऑफेंस बेलेबल है कि नहीं है, तो बेल के राइट्स जो होते हैं वो पुलिस ऑफिसर का ड्यूटी होता है कि वो जो अक्यूज पर्सन है वो उसको बताए। उसके बाद जो अक्यूज पर्सन होता है, अरेस्टेड पर्सन होता है, उनका अधिकार है कि वो अपने मन के एडवोकेट को मतलब एडवाइस ले, उनसे जो भी आगे की प्रक्रिया है वो समझे, उसके बाद ही कोई स्टेटमेंट दे। इसके साथ ही साथ उनका ये भी राइट होता है कि उनका मेडिकल चेकअप कराया जाए। जो अरेस्टेड पर्सन होता है, पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि उनकी मेडिकल चेकअप कराया जाए, कि कोई भी उनके ऊपर फोर्स ना यूज करी जाए, कस्टडी के दौरान कोई भी उनको फोर्स न करी जाए, तो उनका एक मेडिकल चेकअप कराया जाता है। ऐसे ही कुछ राइट्स होते हैं जो हर अक्यूज जिनको गिरफ्तार करा गया है उनको जानकारी में रहना चाहिए कि उनके ऊपर पुलिस ऑफिसर कोई भी दबाव ना बना पाए किसी भी प्रकार। वरुण जी, रोकना चाहूंगा आपको, एक दर्शक एमपी से जुड़ चुके हैं, जवाहरलाल जी। अपनी बात रखिए। जवाहरलाल जी, अपनी बात रखिए। लगता है संपर्क टूट गया है उनसे आपका। वरुण जी, आपके पास आऊंगा, एक और सवाल है। यदि एफआईआर जो है उसको अगर हम लोग फाइल कर देते हैं और अगर उस पर अधिकारी कार्रवाई ना करे तो आगे की क्या प्रक्रिया होगी, आपसे जानेंगे। लेकिन एक दर्शक जय नारायण जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी, अपनी बात रखिए। लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। जी वरुण जी, एफआईआर फाइल होने के बाद अगर यदि अधिकारी मना करता है एफआईआर को फाइल करने के लिए, तो आगे का जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है? देखिए, अगर कोई इन्फॉर्मेंट है जो अपनी एफआईआर लिखवाने पुलिस थाना जाता है और वहां पे पुलिस ऑफिसर उनकी एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, तो इसके बाद मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी पुलिस ऑफिसर ने रिपोर्ट लिखी नहीं है तो आपका कुछ राइट नहीं बढ़ता। इसके बाद भी अगर आप पुलिस ऑफिसर ने इनकार कर दिया है कि वो नहीं लिखना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं, एसपी होते हैं, उनके पास जाइए, लिखित में रिपोर्ट आप रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेजिए, सारे कंटेंट्स ऑफ द एफआईआर लिख के भेजिए। तो एसपी के पास ये राइट होता है कि वो अपने जो नीचे वाले सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको डायरेक्शन देता है कि वो इन्वेस्टिगेशन से आगे बढ़े और इसमें कॉग्निजेंस ले, इन्वेस्टिगेशन करे, पुलिस को वो डायरेक्शन देते हैं कि दर्ज करें और इसके आगे की प्रक्रिया वो संभालें। इसी से जुड़ा दूसरी चीज होती है, अगर वहां पे भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने से, एफआईआर दर्ज करने से मना कर देते हैं, तो आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं। आप मैजिस्ट्रेट के पास जाइए, वहां पे अपनी बताइए कि ये मेरी कंप्लेन है, तो एज अ कंप्लेंट भी मैजिस्ट्रेट आपकी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगा और उसके आगे वो प्रोसीडिंग्स लेगा। जी, दर्शक है मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, अपनी बात रखिए। मेरा सवाल वकील साहब से है। वकील साहब, मेरे ग्राम सभा में एक खलिहान की जमीन में, ग्राम सभा और खलिहान की जमीन में मिक्स होकर एक पानी की टंकी बन रही है। तो चूंकि खलिहान की जगह में पानी की टंकी कोई भी निर्माण नहीं हो सकता, तो उसको जो भी ग्रामीण है उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी निर्माण हो रहा है। 50% लगभग निर्माण हो चुका है। तो उसको ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करें?
आप लोग एक प्रार्थना पत्र लेके जिलाधिकारी महोदय को, मंडलायुक्त महोदय को मिलिए और उनकी अपनी रिक्वेस्ट करिए। जीएस लैंड पे कोई भी सार्वजनिक पानी की टंकी का निर्माण हो सकता है। खलिहान चूंकि गांव में रहने वाले लोगों के लिए एक वो स्थान होता है जहां पर उनकी फसल को एकत्रित करके उसको आगे किस तरीके से यूज करेंगे की कार्रवाई होती है। तो आपका कथन सही है कि खलिहान में नहीं हो सकता है। खलिहान के साथ साथ ही जीएस लैंड लगी होगी, मुझे लगता है जीएस लैंड पे भी वो पानी की टंकी का निर्माण किया जा सकता है। तो आप इस संबंध में अगर डीएम, एसडीएम और मंडलायुक्त महोदय के समक्ष अपनी बात रखेंगे तो मेजरमेंट होकर के उस जगह का सेपरेशन की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। शुक्रिया मनोज, सवाल पूछने के लिए। एक गाजीपुर से हमारे साथ दर्शक सुरेंद्र जुड़ गए हैं। जी, अपनी बात रखिए। सुरेंद्र जी, अपनी बात रखिए। लगता है संपर्क टूट चुका है। एक दर्शक अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, अब कानपुर से हैं अरविंद जी, अपनी बात रखिए। हाँ वकील साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जानना चाहता हूँ, सर्विस से रिलेटेड ये मैटर है जी, अपनी बात रखिए। 20 साल से हम लोगों का मुकदमा चल रहा है और उस मुकदमे में सभी ड्यूज, सभी वेतन भुगतान हम लोगों को किए जा रहे हैं और कुछ दिनों से पैरवी कम होने के कारण हम लोगों का जो है केस डिस्पोज हो गया। अब इस डिस्पोज की स्थिति में हम लोग इसको रिकॉल कराने के लिए हमें कितने दिन का समय मिलेगा और जब सब ड्यूज और सब पेमेंट हमारे हो रहे हैं तो इसको केस खत्म किस कंडीशन में होगा, ये हमको बताइए। देखिए, आपने जो लेबर कमिश्नर के समक्ष वाद प्रस्तुत किया होगा या लेबर कोर्ट में जो वाद प्रस्तुत किया होगा, उसमें आपने जो रिलीफ मांगा यानी जो आपने उपशम चाहा है, उस उपशम के अनुरूप ही आपको वहां से रिलीफ मिलेगा। जहां तक आपका प्रश्न है कि आपका मुकदमा अदम पैरवी में निरस्त हो गया है, तो आप 90 दिन के अंदर उसके रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र वहां दे सकते हैं। रेस्टोरेशन के लिए आपको विशेष कारण देना होगा जिसकी वजह से आप पूर्व तिथि पर उपस्थित नहीं हो पाए। जी, शुक्रिया सवाल पूछने के लिए। धर्मेंद्र जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि एफआईआर होने के बाद अक्सर ये देखा जाता है कि जो जांचकर्ता होता है वो या तो धाराएं बदल देता है या फिर कुछ अभियुक्तों के, जैसे 6-7 अगर उनमें से कई अभियुक्तों के नाम हटा देता है, तो उस पर क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? देखिए, जब एफआईआर 154 सीआरपीसी के अंतर्गत दर्ज हो जाती है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के वहां से राइट स्टार्ट हो जाते हैं। धारा 160 में प्रोविजन है कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो केस से संबंधित साक्ष्य हैं उन साक्षियों को बुलाए और उनके बयान ले, उन बयानों पर अपने क्रॉस एग्जामिन करें और उसके बाद उन तथ्यों को एकत्रित करें जो उस केस से संबंधित हैं। उसके साथ ही साथ 161 सीआरपीसी का प्रोविजन भी है जिसमें सारे साक्ष्यों को वो अपने समक्ष बुलाकर, साक्षियों को बुलाकर उनसे साक्ष्य एकत्रित कर सकते हैं, उनके बयान दर्ज कर सकते हैं। विशेष किसी के स्वीकृति है तो उसके लिए 164 का भी प्रोविजन इसी संबंध में है। सामान्य तौर पर ये देखा गया है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब इन जांचों को करते हुए इस मंतव्य पर अपने पहुंचता है कि फला फला एक्यूज का रोल इस केस में नहीं है, तो उस एक्यूज का नाम उस केस से वो हटा सकते हैं। उसके लिए जब वो 173 सीआरपीसी के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेंगे तो उसमें उन एक्यूज का नाम हटा हुआ पाया जाएगा। इसी के साथ कभी कभी सेक्शन को भी वो बढ़ा और घटा सकते हैं घटना के अनुरूप, क्योंकि पहले भी आपको मैंने जैसा बताया, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होते समय बहुत अहम तत्व हैं जिनका ध्यान रखना होता है। अहम बिंदुओं को जब आप वर्णित करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उन्हीं बिंदुओं के सराउंडिंग में अपना इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो नाम हटाना या सेक्शन को कम करना या ज्यादा करना, ये सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन अधिकारी के राइट में है। अगर शिकायतकर्ता को ये प्रतीत होता है कि धाराएं कम कर दी गई, वो गलत तरीके से की गई हैं, तो वो अपने सारे एविडेंसेस को जिले के कप्तान के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भेज सकता है। जी, एक दर्शक हमारे साथ कानपुर देहात से संजय जुड़ चुके हैं। जी, अपनी बात रखिए। सर जी नमस्कार। पहले वकील साहब को और आपको भी ये मुहिम चलाई, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। 90% शिकायत सुनी नहीं जाती। शिकायत मैं खुद ही कानपुर से। आपका सवाल क्या संजय जी? अपना सवाल रखिए। मेरा सवाल ये है कि सबसे पहले घूस मांगी जाती, मेरे से खुद बेमई चौकी में मांगी गई। सर मैं चुपचाप दिल्ली भाग आया। देखिए, आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही अहम है और सामान्य तौर पर इस तरह की शिकायतें और चर्चाएं सुनने को मिलती हैं। अगर आपकी शिकायत थाने में दर्ज नहीं हो रही है तो अभी एडवोकेट वरुणी जी ने आपको अपनी बात बताई कि आप 154 में अगर एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है तो 156(3) के प्रोविजन में जा सकते हैं।
190 के प्रोविजन यानी कंप्लेंट केस के रूप में आप जा सकते हैं। कोर्ट के समक्ष धारा 200 के बयान दे के आप अपना परिवार दर्ज करा सकते हैं। तो अगर कोई आपसे सुविधा शुल्क मांग रहा है तो उस सुविधा शुल्क को आपको देने की कोई जरूरत नहीं है। आप लीगल प्रोसेस से जाइए, आपकी कार्रवाई पूर्ण होगी। जी, एक और दर्शक कानपुर से गोलू जुड़ चुके हैं। जी, अपनी बात रखिए। हाँ जी, ये हम जानना चाहेंगे कि सर फॉरेन कंट्री में ज्यादातर से हमने देखा है लॉयर प्रोवाइड कराए जाते हैं, मगर ये इंडिया में ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों? आपको बृहद जानकारी नहीं है। भारतवर्ष में भी आप अगर इस स्थिति में है कि आप अपना व्यक्तिगत वकील नियुक्त नहीं कर सकते हैं तो आपको सरकार की तरफ से वकील प्रोवाइड करने के प्रोविजंस हैं और प्रोसेस हैं। आप जिस संबंध में जो भी केस है आपका, उस संबंध में अगर न्यायालय में जाएंगे तो वहां आपको विधिक सलाह केंद्र, एक डिपार्टमेंट स्पेसिफिक है विधिक सलाह केंद्र, वहां पर जाके अपनी आप शिकायत दर्ज कराएंगे और वहां से कानूनी मदद करने वाले व्यक्ति के लिए अगर आप निवेदन करेंगे तो आपको एमकेएस क्वेरी के साथ साथ अच्छे से अच्छा वकील उनके माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होगा। चलिए, इसी के साथ आज के शो वकील आप में महज इतना ही। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो अब मैं कुलभूषण राजदेव आपसे लूंगा इजाजत। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।